12th। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, किसी विलयन को आदर्श कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या जिसको हम कहते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं या अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो अनादर्श विलयन एक ऐसे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं अनादर्श विलयन। अर्थात ऐसे विलयन जिसमें P(a) डज नॉट इक्वल टू P0a XA, ऐसे ही P(b) डज नॉट इक्वल टू P0b XB, एंड total vapor pressure of solution does not equal to the sum of partial pressure of component A and B। यानी जिसमें विलयन का कुल वाष्प दाब घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं आपके अनादर्श विलयन। अब किसी विलयन को अनादर्श कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है, हम उनके बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से विलयन है या ऐसी कौन सी कंडीशन है जो किसी विलयन को अनादर्श कहलाने पर या उसको अनादर्श कहलाती हैं। पहला हम कहते हैं उससे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करना चाहिए। उसे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करना चाहिए। यानी जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात शॉर्ट में अगर बात करें P(a) डज नॉट इक्वल टू P0a XA, ऐसे ही P(b) डज नॉट इक्वल टू P0b XB, एंड P टोटल यानी कुल विलयन का वाष्प दाब P टोटल डज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहते हैं घटकों को मिलाने के पश्चात आकर्षण बल के मान में परिवर्तन होना चाहिए। मिलाने के पश्चात आकर्षण बल के मान में परिवर्तन होना चाहिए, यानी चेंज होना चाहिए इंटरेक्शन फोर्सेज में। अब कैसे देखिए होना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि AA इंटरेक्शन फोर्स डज नॉट इक्वल टू BB इंटरेक्शन फोर्स एंड डज नॉट इक्वल टू AB इंटरेक्शन फोर्सेस। अर्थात घटकों की प्रकृति बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें वान डेर वाल होने चाहिए, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। ऐसे ही मिलाने के पश्चात भी आकर्षण बल समान नहीं रहना चाहिए, या तो आकर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा। तीसरी कंडीशन हम लेते हैं जिसमें कहते हैं कि डेल्टा H मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे विलयन जिसमें एंथैल्पी चेंज 0 नहीं होता है वो कहलाते अनादर्श विलयन। यह आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अर्थात या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी, दोनों में से या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ऐसी चौथी कंडीशन आपकी कि डेल्टा V मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात आयतन परिवर्तन होना चाहिए, आयतन परिवर्तित होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि आयतन या तो बढ़ेगा या घटेगा, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। अब कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा वो अभी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, इससे आगे टॉपिक में बात करेंगे कि दो प्रकार के अनादर्श विलयन होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दैट सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द राउल्ट लॉ, यानी जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं, इन विच P(a) डज नॉट इक्वल टू P0a इंटू XA, एंड
PB does not equal to P naught B XB and the total vapor pressure of the solution does not equal to the partial vapor pressure of components. ठीक, यानी घटकों का जो कुल ये विलयन का कुल वाष्प दाब घटकों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर नहीं होना चाहिए, या तो कम या ज्यादा। अब कंडीशन क्या क्या होती है? पहली कंडीशन, उसे राउल के नियम का पालन नहीं करना चाहिए, यानी जो राउल के नियम का पालन नहीं करती है। नंबर दूसरा कि घटकों को मिलाने के पश्चात इंटरेक्शन फोर्सेस के मान में चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, तो वहां अगर हम जब कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन फोर्सेस है उसमें कुछ न कुछ चेंजेस होना चाहिए। आइदर इंटरेक्शन फोर्सेस इंक्रीज होने चाहिए और इंटरेक्शन फोर्सेस डिक्रीज होना चाहिए। नंबर थर्ड कंडीशन कहा डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी घटकों को मिलाने के पश्चात जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आइदर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए और आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। नंबर फोर्थ कंडीशन डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि जब हम दोनों कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद वॉल्यूम आइदर इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, आयतन परिवर्तन होना चाहिए। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? अब वो कैटेगरी एक ऐसी है कि जिसमें राउल के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। हम पहली कंडीशन लेते हैं कि राउल के नियम से धनात्मक विचलन, राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, यानी ऐसे विलयन जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एक होते हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और दूसरे होते हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब कौन से ऐसे विलयन हैं जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं? पहले हम उनकी कंडीशन जान लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती हैं, कि कौन से या किसी विलयन को राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या स्थितियां होनी आवश्यक हैं। तो वो कंडीशन जानते हैं। पहला कंडीशन तो क्या होगा कि ऐसे विलयन जिनमें आकर्षण बल के मान में, अर्थात दोनों घटकों को मिलाने के पश्चात यदि आकर्षण बल के मान में कमी आती है, आकर्षण बल कम हो जाएगा तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो आकर्षण बल यदि कम हो गया तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा और वाष्प दाब बढ़ेगा तो धनात्मक विचलन होगा। तो हम कहते हैं कि ऐसे विलयन जिनमें दोनों घटकों को मिलाने के बाद आकर्षण बल में क्या आती है, कमी आ जाती है, वो कहलाते हैं राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले यौगिक या विलयन। तो हम पहली कंडीशन कहते हैं कि ऐसे विलयन जिनमें घटकों का आंशिक वाष्प दाब सदैव राउल के अनुसार गणना किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए is greater than the calculated vapor pressure by Raoul law, यानी राउल के नियम के अनुसार जो गणना किया गया वाष्प दाब है वो हमेशा कम होता है किसकी तुलना में, घटक के वाष्प दाब से। यानी घटक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगा किसकी तुलना में, राउल के अनुसार गणना किए गए वाष्प दाब से। ये राउल के अनुसार है कि मोल फ्रैक्शन और प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसका होता है, उस घटक का आंशिक वाष्प दाब। ऐसे हम कहते हैं PB इज ग्रेटर देन P नॉट B XB, ऐसे P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, अर्थात घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल के अनुसार गणना किए गए वाष्प दाब से सदैव ज्यादा होगा और विलयन का कुल वाष्प दाब भी दोनों घटकों के वाष्प दाब से के योगफल से सदैव अधिक होगा। नंबर सेकंड कंडीशन लेते हैं, देखिए कि AA इंटरेक्शन फोर्स और BB इंटरेक्शन फोर्स, यानी घटकों के बीच में जो आकर्षण बल है वो हमेशा ज्यादा होगा किसकी तुलना में, AB इंटरेक्शन फोर्सेस की। ये है मिलाने के बाद आकर्षण बल, ये है मिलाने से पहले।
यानी मिला घटकों को मिलाने से पहले उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो ज्यादा होगा, घटकों को मिलाने के बाद उस आकर्षण बल के मान में कमी आएगी। नंबर तीसरी कंडीशन हम लेते हैं एंथैल्पी और वॉल्यूम के केस में। तो जो एंथैल्पी चेंज होगा यानी हम कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मींस प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल के साथ समझ जाओगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन जब धनात्मक होता है तो प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक। क्लास लेवल पर हमने डिस्कस किया था। नंबर चौथी कंडीशन क्या है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब घटकों को मिलाने के बाद आयतन क्या होता है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आयतन बढ़ेगा। सॉरी, दोनों घटकों को मिलाने के बाद आयतन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। वो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, ऊष्मा का अवशोषण होगा। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, दैट मींस वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक, अब हम इन सारी कंडीशन को, 4 कंडीशन मैंने आपको बताई कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ कि किस प्रकार से ये कंडीशन होती हैं, कैसे लागू होती हैं। अभी मैं आपको वो बताता हूं। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो हम इथाइल एल्कोहल, जैसे इसके कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। नंबर पहला एग्जांपल है आपका सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और इथाइल एल्कोहल का जो विलयन होगा वो अनादर्श विलयन है। ऐसे ही दूसरा है आपका एसीटोन व कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का जो सॉल्यूशन है वो एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ऐसे ही तीसरा एसीटोन और बेंजीन है आपका, एसीटोन व बेंजीन ETC। ऐसी बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बुक में आप देख लेना। ऐसे बहुत सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें से, केवल हम एक ऐसे विलयन का उदाहरण ले रहे हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं इथाइल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। तो हम एक ऐसे विलयन की कल्पना कर रहे हैं जिसमें 2 कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए है आपका इथाइल एल्कोहल और कंपोनेंट बी है आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब हम देखिए इसको अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से हमने कहा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी पॉजिटिव होता है, घटकों को मिलाने के बाद आकर्षण बल कम हो जाता है। अब 4 कंडीशन फुलफिल की थी हमने, गौर करना। पहली कंडीशन क्या थी कि पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, ऐसे पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी एंड पी टोटल ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। सेकेंड कंडीशन आपकी थी क्या थी कि ए इंटरेक्शन फोर्स एंड बी बी इंटरेक्शन फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन फोर्स, यानी घटकों को मिलाने के बाद आकर्षण बल कम हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हमने कही थी कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। अभी देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं और एक्सप्लेन करूंगा। चौथी कंडीशन थी डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज। अब ये ध्यान देना, ये सारे पॉइंट इस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, यानी ये पॉइंट भी इसी पर निर्भर करता है, ये पॉइंट भी इसी पर निर्भर करता है और ये भी इसी पर। अर्थात अगर हमको इंटरेक्शन फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर हमको अंतराआण्विक आकर्षण बल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ये चारों पॉइंट को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए मैंने ये दोबारा से लिखा है, आप ये ध्यान रखना क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा तो आप ये समझना कि ये जो इंटरेक्शन फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है वो
इन सबको डील करता है, यानी फर्स्ट पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को और फोर्थ पॉइंट को डील करता है। कैसे करता है हम इस एग्जांपल की मदद से समझेंगे। ठीक, अब इंटरेक्शन फोर्सेस क्या है, एक शॉर्ट में अगर कहें तो दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद आकर्षण बल का मान घट जाएगा। ठीक, अब कैसे घटेगा देखिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इथाइल अल्कोहल। अब आपको पता है एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में हमारे पास इथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, C2H5OH। अब क्या होगा, आपको पता है इथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच में एक बॉन्डिंग हो रखी है, और बॉन्डिंग क्या है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी घटक ए के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, ये ए इंटरेक्शन फोर्स है, ये ए का मॉलिक्यूल है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि ए किसको माना है हमने, इथाइल अल्कोहल। तो हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि जो ए इंटरेक्शन फोर्सेस है वो क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए इंटरेक्शन फोर्स क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो साइक्लोहेक्सेन के अणु होते हैं, यानी जो बीबी इंटरेक्शन फोर्स है, वो होते हैं वांडरवाल फोर्सेस, क्योंकि अध्रुवीय अणु है साइक्लोहेक्सेन, तो वांडरवाल बल होते हैं। ठीक, यानी हम कह सकते हैं ए इंटरेक्शन फोर्स और बीबी इंटरेक्शन फोर्स, ये तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये आपका वांडरवाल फोर्सेस हैं, जो वीक फोर्सेस होते हैं, वांडरवाल बल। अब हमने किया क्या, दोनों कंपोनेंट को मिला दिया, यानी इथाइल अल्कोहल की मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन में या उसके इथाइल अल्कोहल के अंदर हमने साइक्लोहेक्सेन का अणु मिलाया। अब जब हम इथाइल अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन का अणु मिलाते हैं, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, C6H12। तो साइक्लोहेक्सेन की प्रवृत्ति क्या होती है, ये इथाइल अल्कोहल के अणुओं के बीच में आने की कोशिश करता है। गौर से समझिएगा, अभी तक आपके पास साइक्लोहेक्सेन नहीं था, तो आपके पास केवल इथाइल अल्कोहल के कण थे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपके अटैच्ड हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमने इसमें दूसरा कंपोनेंट मिक्स किया, यानी बी कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन, जिसके मॉलिक्यूल्स वांडरवाल फोर्स से अटैच्ड हैं। तो जब हम साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं इथाइल अल्कोहल में C6H12, तो C6H12 के कण क्या करते हैं, इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आने की कोशिश करते हैं। जब बीच में आने की कोशिश करेंगे तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देते हैं, इस हाइड्रोजन बंध की प्रबलता को कम कर देते हैं, क्योंकि ये इसके बीच में जब आ जाएंगे तो ये इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है वो दुर्बल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अर्थात जो ए और बी आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी इंटरेक्शन फोर्सेज है वो हमेशा कम होगा किसकी तुलना में, ए इंटरेक्शन फोर्सेज या बीबी इंटरेक्शन फोर्सेज। ए इंटरेक्शन फोर्सेज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन उस हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने वीक बनाया, साइक्लोहेक्सेन ने, बी कंपोनेंट ने। तो जब बी कंपोनेंट मिलाया जाता है तो वो इस ए आकर्षण बल को कम कर देता है, और ए बी आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ए आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब देखो समझो, आगे का सब खेल इसी से संबंधित है। तो हमारा पहली कंडीशन क्या हो गई, देखो कि ए इंटरेक्शन फोर्सेस और बी बी इंटरेक्शन फोर्सेस इज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन फोर्सेस, यानी मिलाने के बाद आकर्षण बल कम हो गया। ठीक, अब जब आकर्षण बल कम हो जाता है, देखो दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, जब आकर्षण बल कम होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लग जाएंगे। अभी तक तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए थे, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड में जकड़ा हुआ था दोनों को। अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो मूव करने लगेंगे एक बड़े एरिया में, एक ज्यादा एरिया में वो गति करने लगेंगे। अभी तक तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उनकी गति रुकी हुई थी, वो फ्री नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और एक बड़े स्थान में गति करने लगेंगे। और जब बड़े स्थान में गति करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ज्यादा स्थान में गति करने लग गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया,
पॉजिटिव। घटकों को मिलाने के बाद आयतन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जैसे ही घटकों को मिलाया आकर्षण बल कम हो गया, जिससे इथाइल अल्कोहल के अणु एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तीसरी कंडीशन हमने कहा डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी मिलाने के बाद एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब ऊष्मा का अवशोषण क्यों होता है देखिए समझिए। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये साइक्लोहेक्सेन का अणु क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। और बंध को तोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। जब बॉन्ड टूटेगा तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। और फोर्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन हम कह रहे हैं क्या? पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी एंड पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि यदि कण दूर दूर हो जाएंगे आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल यदि कम हो गया तो अणु फ्री हो जाएंगे और वो जल्दी वाष्प प्रावस्था में जाएंगे, तो जिससे घटकों का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार गणना किए गए वाष्प दाब से अधिक हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। ठीक, अब हम एक दूसरे विलयन की कल्पना करते हैं, यानी एक ऐसे अनादर्श विलयन की कल्पना कर रहे हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कंडीशन फिर से वही है पहली, फोर्थ चार कंडीशन होगी। कंडीशन बिल्कुल सेम है। पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी एंड पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। यानी घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार गणना किए गए वाष्प दाब से कम होता है, ऐसे ही घटक बी का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार गणना किए गए वाष्प दाब से कम होगा और विलयन का कुल वाष्प दाब भी दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल से कम होता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी पिछले वीडियो में, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं, अभी एग्जाम्पल के आधार पर समझाऊंगा। दूसरा हमने कहा कि जो ए इंटरेक्शन फोर्सेज है या बी इंटरेक्शन फोर्सेज है इज लेस देन ए बी इंटरेक्शन फोर्सेज, यानी सब खेल इसी पॉइंट का है कि घटकों को मिलाने के बाद आकर्षण बल में वृद्धि होगी। वहां क्या हो रहा था? आकर्षण बल में कमी हो रही थी। अभी फिर एक्सप्लेन करते हैं। नंबर तीसरा ये कहता है डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, अर्थात प्रक्रम कैसा होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो आपकी प्रोसेस है द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। नंबर 4 कंडीशन आपकी डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट मीन्स वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, आयतन घटेगा। अब हम इन सारे पॉइंट को एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि हम एग्जाम्पल के आधार पर इसको समझाएंगे। तो जब हम किसी अनादर्श विलयन की बात करते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो उसमें हम उदाहरण लेते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। फर्स्ट है आपका एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। इसी के एग्जाम्पल से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो एग्जाम्पल है, ऐसे ही एसीटोन और एनिलीन है आपका, एसीटोन व एनिलीन। ये जो एसीटोन और एनिलीन का जो सॉल्यूशन होगा ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन होगा। ऐसे ही जल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जल व H2O व एक घटक आपका जल है और दूसरा घटक आपका HCl भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, जल व HCl। और चौथा हम ले लेते हैं जल व नाइट्रिक एसिड यानी HNO3।
तो एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। तो हमने 4 प्रकार के अनादर्श विलयनों के बारे में बात की, जिसमें हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब कैसे, देखिए गौर से सुनना, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एसीटोन यानी आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये एसीटोन है, और दूसरा हम क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं CHCl3। ठीक, तो ये कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट B है। मैंने पहले भी कहा सारा खेल, सारे पॉइंट आपके आकर्षण बल पर निर्भर करते हैं। ठीक, अब जो AA इंटरेक्शन फोर्सेज हैं, ये जो एसीटोन में जो AA इंटरेक्शन फोर्सेज हैं और जो BB इंटरेक्शन फोर्सेज है, BB इंटरेक्शन फोर्सेज सामान्यतः आपका वंडरवॉल फोर्सेज होता है, ऐसे AA इंटरेक्शन फोर्सेज भी वंडरवॉल फोर्सेज हैं। इनके बीच में जो बल कार्य कर रहे हैं वो दुर्बल आकर्षण बल हैं, जिनको हम कहते हैं वंडरवॉल आकर्षण बल। अब हमने किया क्या, इस दोनों कंपोनेंट को मिला दिया, यानी A और B को एक कंटेनर लिया जिसमें हमारे पास A का मॉलिक्यूल था। पहले सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपोनेंट A है। ठीक, अब हमने इसमें एक कंपोनेंट B मिला दिया। B क्या है आपका CHCl3, B क्या है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो जब हम एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं तो इनके बीच में बॉन्डिंग होने लगती है और इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो अंतरण आणविक आकर्षण बल होगा, ये आकर्षण बल कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप समझिए कि जो AA आकर्षण बल था या जो BB आकर्षण बल था घटक B के बीच में, वो कम था। मिलाने के बाद एक प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है किसके, A और B के बीच में, तो AB इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए खेल यहीं पर है। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि AA इंटरेक्शन फोर्स एंड BB इंटरेक्शन फोर्स इज लेस देन AB इंटरेक्शन फोर्स, अर्थात दोनों घटकों को मिलाने के बाद आकर्षण बल के मान में वृद्धि होती है। अब इसी से दूसरा पॉइंट लेते हैं। देखो आकर्षण बल बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। आप समझिए आकर्षण बल बढ़ेगा तो ये दोनों कण एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, निकट आ जाएंगे। जब दोनों कण एक दूसरे के निकट आएंगे तो वो एक छोटे स्थान में गति करेंगे, यानी वॉल्यूम डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, आयतन घटेगा। समझे कि आयतन क्यों घट रहा है, आयतन इसलिए घट रहा है क्योंकि आकर्षण बल बढ़ गया तो चिपक गए वो एक दूसरे से। और जब अणु, अभी देखिए आप समझिए, मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम के आधार पर बताना चाहता हूं कि ये दूर दूर थे, इनके बीच में आकर्षण बल कम था, तो एक ज्यादा एरिया कवर किया है इन्होंने, तो इनका वॉल्यूम भी क्या हो गया, ज्यादा। अब आकर्षण बल बढ़ेगा तो दोनों कण एक दूसरे के निकट आएंगे, और जब दोनों कण निकट आएंगे तो एक छोटे स्थान में केंद्रित हो जाएंगे, यानी वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। नंबर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब दोनों कण एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, और हमें पता है जब भी आकर्षण होता है, ये क्लास 11 में हमने डिस्कस किया था कि जब दो कंपोनेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वहां एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, दैट मीन्स प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। और चौथी कंडीशन, लास्ट कंडीशन हम ले रहे हैं कि PA इज लेस देन P0A XA and PB is less than P0B XB and P total is less than PA plus PB। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आकर्षण बल बढ़ेगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहे थे, दूर दूर थे, आकर्षण बल कम था तो अणु आसानी से किस में जा रहे थे, वेपर फेज में। लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया दोनों के बीच में तो ये इजीली वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे, जिससे क्या होता है, वाष्प दाब घट जाता है। तो हमने बात की थी कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और दूसरे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।